और मैं कर्म भूमि से आया हुआ हूं, उत्तर प्रदेश से। परंतु अधिक सुखद अनुभूति क्यों होती है? हिंदी में पहला जो खड़ी बोली हिंदी का ग्रंथ लिखा गया वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा लिखा गया सत्यार्थ प्रकाश माना जाता है, जो इसी गुजरात की धरती से थे। हिंदी भारत की भाषा होनी चाहिए, यह विचार प्रतिपादित करने वाले महात्मा गांधी इसी धरती के थे। लोकमान्य तिलक महाराष्ट्र से थे, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी भी गुजरात से थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी बंगाल से थे, गोपाल स्वामी अयंगर जी तमिलनाडु से थे, और विरोध करने वाले एक पंडित जी उत्तर प्रदेश से थे। अन्यथा वह समस्या कभी पहले ही बेहतर ढंग से समाधान हो जाता। और सिर्फ हिंदी का विषय नहीं है, समस्त भारतीय भाषाओं में के अंदर जो स्व का तत्व है, जिसका कि अभी उल्लेख मोहन जी कर रहे थे, उन्होंने एक विषय कहा कि हमारे यहां युद्ध का भी स्वरूप क्या होता था, जो उन्होंने महाभारत का उल्लेख किया। तो मैं इस भाषा के विषय से ही उसका एक संबंध स्थापित करने का प्रयास करता हूं, जो मैंने पहले एक बार भी बोला था। भाषा हमारे मन में क्या विचार लाती है और हमारे स्व से कैसे दूर ले जाती है, और वह स्व हमारा भाषाओं के माध्यम से कैसे स्थापित होता है। जैसे अभी उन्होंने युद्ध का वर्णन किया, आप सब ने वो कहावत सुनी होगी, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। और इसका यदि हिंदी में ट्रांसलेशन हो या भारतीय भाषा में ट्रांसलेशन हो तो कहते हैं जंग और इश्क में सब कुछ जायज है। मगर न जंग हिंदी या भारतीय शब्द है, न इश्क भारतीय शब्द है, न जायज भारतीय शब्द है। किसी भारतीय भाषा में, संस्कृत हो, हिंदी हो, गुजराती हो, मराठी हो, बंगला हो, आपने कभी कोई ऐसी कहावत नहीं सुनी होगी कि युद्ध और प्रेम में सब कुछ अनुचित उचित है, क्योंकि यह हमारे स्व का तत्व होता ही नहीं है। हमारे यहां प्रेम त्याग का प्रतीक है और युद्ध का धर्म था। और प्रेम क्या त्याग का प्रतीक है? लोग प्रेम में या तो प्राप्ति हो जाती है, तो एक अज्ञे जी ने एक पंक्ति में लिखा था, वो मुझे बहुत उपयुक्त लगता है। आजकल तो युवक युवतियों में बड़ा प्रेम का भाव उत्पन्न होता है। अब उसके दो परिणाम होते हैं। अगर प्राप्ति हो गई तो वो हाला की तरह हो जाती है, यानी शराब के नशे की तरह, और यदि उसमें असफल हो गए तो वो अनुभवों के कड़वे रस का एक प्याला हो जाता है। परंतु उन्होंने लिखा, भारतीय परंपरा में जो हमारा स्व था उसमें प्रेम क्या था? अज्ञे जी की कविता में है, वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है, वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है, मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया, मैंने आहुति बनकर देखा यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। तो हमारे यहां यह था। वैसे ज्वाला में जलने वाले लोग आजकल भी बहुत सारे दिखाई पड़ रहे हैं, जो अपने पोस्टर में जलता हुआ दिखाई दे रहे हैं। परंतु मैं उनसे कहना चाहूंगा, हां हम जलते हैं, मगर किस हेतु से जलते हैं यह आपकी बुद्धि से परे है। क्योंकि हमने बचपन में शाखाओं में वह गीत सुना, हम केशव के अनुयायी हैं, हमने तो बढ़ना सीखा है, और आगे जलने का उल्लेख है, अंधकार में बंधु भटकते, पंथ बिना व्याकुल दुख सहते, पथ दर्शक दीपक बन तिल तिल हमने तो जलना सीखा है। अब युद्ध पे आए, जिसका प्रतिपादन उन्होंने किया। युद्ध का धर्म क्या था? मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। महाभारत के युद्ध का उन्होंने उल्लेख किया। महाभारत में एक प्रसंग आता है कि जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध हो रहा होता है, तो नागों का राजा विश्वसेन कर्ण के रथ के पास पहुंचता है और उसके तर्कश में जाकर कहता है कि मेरा भी अर्जुन उतना ही बड़ा शत्रु है जितना तुम्हारा शत्रु है, बस अपने बाण पर चढ़कर मुझे अर्जुन के रथ तक पहुंचने दो और मैं इसको डसकर समाप्त कर दूंगा, मेरा भी प्रतिशोध पूरा और तुम्हारे शत्रु की मृत्यु। मगर एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, जंग में सब कुछ जायज होने की कहावत वालों को समझना चाहिए कि कर्ण क्या जवाब देता है। कर्ण कहता है, उसमें जो बहुत बड़ा क्रक्स है, वो कहता है, तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा, आने वाली मानवता को लेकिन क्या मुख दिखलाऊंगा।
आगे की पंक्ति और महत्वपूर्ण है, जो भारतीय परंपरा के स्व को कहती है, उसमें सारा क्रक्स है। वो कहता है, अर्जुन है मेरा शत्रु, किंतु वह सर्प नहीं, नर ही तो है, संघर्ष सनातन नहीं, शत्रुता इस जीवन भर ही तो है। अब जब हम जन्म जन्मांतर में विश्वास करते हैं तो धर्म अलग हो जाता है। तो वो कहता, अगला जीवन किस अर्थ हो, फिर हो द्वेषांत बिगाड़ूं मैं, सांपों की जाकर शरण सर्प बन क्यों मनुष्य को मारूं मैं, जाभाग मनुज का सहज शत्रु मित्रता न मेरी पा सकता, मैं किसी हेतु भी यह कलंक अपने सिर नहीं लगा सकता। और यह सिर्फ हमारे कथानकों में नहीं, रियल हिस्ट्री में है। केरल में जब पुर्तगीज आते हैं तो पद्मनाभ मेनन जी ने अपनी जो किताब में हिस्ट्री ऑफ केरल में लिखा है कि वहां के राजाओं ने जब पुर्तगालियों से युद्ध की बात कही तो एग्जैक्टली वही बात जो मोहन जी कह रहे थे। उन्होंने कहा, भाई युद्ध एक अलग मैदान में होगा, युद्ध में हम ड्रम बजाएंगे, फिर उसके बाद आपसे युद्ध प्रारंभ होगा, किसी आम व्यक्ति को मारा नहीं जाएगा। और इस प्रकार से उन्होंने पूरा जो विषय बताया तो पुर्तगालियों को लगा कि ये युद्ध की बात कर रहे हैं या किसी खेल की बात कर रहे हैं। और ये ऐसा ही नहीं, उत्तर भारत में, राजस्थान में कर्नल जेम्स टॉड हुए जिन्होंने लिखा एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। उनकी हर बात से हम सहमत नहीं हैं, मगर उन्होंने एक बात लिखी कि भारत के जो हिंदू राजा थे, इनके लिए ऐसा लगता है कि युद्ध जीवन मरण का प्रश्न नहीं होता था, वो शक्ति प्रदर्शन के टूर्नामेंट की तरह उसको लेते थे और किसी को मारते नहीं थे, और अंत में वो लोग जो विजयी हो गया उसके उपरांत चले जाते थे। ये हमारे यहां युद्ध का धर्म था। इसीलिए आप कहेंगे चलिए ये तो मिडिवल हिस्ट्री थी, मॉडर्न हिस्ट्री में आइए। आज भारत की सेना यूएन पीस कीपिंग फोर्स की सबसे एक्टिव आर्मीज में से एक है। यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि भारतीय सेना जो यूएन पीस कीपिंग फोर्स में जाती है उसके खिलाफ ह्यूमन राइट्स के जो मामले आते हैं वो कोई भी मामले नहीं आते, अन्य सेनाओं के सामने मामले ज्यादा आते हैं क्योंकि वो युद्ध की मर्यादा के उस स्व से निकले हुए हैं। अब इसलिए मैं कहता हूं जब हम स्व को समझने का प्रयास करें तो सबसे पहले तो जैसा कि बताया, स्वतंत्रता, हमें स्वाधीनता मिली, पर हमारे तंत्र में स्व का भाव कितना है। और तंत्र में स्व का भाव का सबसे पहले तिरोभाव या अभाव वहां से प्रारंभ हुआ जब हमसे कहा गया कि हम एक देश तो थे ही नहीं कभी, हम तो दूसरे लोग आके सेटल होते चले गए और हम ये राष्ट्र बनता गया। मुझे याद है बचपन में जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, लोगों को याद होगा दूरदर्शन के ऊपर एक वो आता था, बार बार एक प्रोग्राम के बाद एक शेर सुनाया जाता था, सरजमीने हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक, काफिले बसते गए हिंदोस्तां बनता गया। जैसे हम कोई सराय थे, हम कोई मेले थे, हम कोई डेरे थे कि लोग आके सेटल होते चले गए और बनता गया। इस स्व का भाव नहीं, हमारे स्व का भाव क्या है? जैसे हिंदी के प्रख्यात कवि जयशंकर प्रसाद जी की पंक्ति में कहता हूं, हमारा राष्ट्र स्वभाव ये है, हिमालय के आंगन में प्रथम उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फिर फैला आलोक, व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट, निखिल संस्कृति हो उठी अशोक। तो संपूर्ण विश्व को ज्ञान हमने यहां से दिया, वह हमारा राष्ट्रीयता थी, वह हमारा स्व का तत्व था। तो पहला तो राज्य का स्वतत्व। दूसरा, हम ये देश थे क्या? बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई भारत क्या है। एक पुस्तक मैंने पढ़ा, वो कहते हैं इंडिया इज नॉट ए ज्योग्राफिकल एंटिटी, यू विल से इट इज मोर फाइन एंड सब्टल देन दैट। तो उससे फाइन एंड सब्टल क्या? हिस्टोरिकल एंटिटी। कहते हैं नो, इट्स मोर फाइनर एंड सब्टल देन दैट। Then it is more finer is cultural. No, it's more finer than that. Then it is religious. It's more finer than that. Then it is spiritual. कहता है no, it's more finer than that. तो पूछता है कि स्पिरिचुअल से ज़्यादा फाइनर क्या है? तो कहते हैं कि स्पिरिचुअल से ज़्यादा फाइनर इसलिए है कि जैसे दो न्यूक्लियस जब एक दूसरे से मिलते हैं, न्यूक्लियर बम का जो फार्मूला है उसमें दो न्यूक्लियस मिलके, हाइड्रोजन के दो मिलके हीलियम बनाते हैं, उसी से सूर्य बनता है। तो एक प्रचंड विस्फोट होता है और इस कारण से वो रेडियो एक्टिव वेव्स उस क्षेत्र में विद्यमान हो जाती हैं। वैसे ही उन्होंने कहा इस देश में हजारों वर्षों में हजारों लोगों ने अपनी आत्मा का परमात्मा के साथ फ्यूजन करने में सफलता हासिल की है और उस प्रचंड विस्फोट की तरंगें इस धरती पर विद्यमान हैं। आप जाकर इसको समझ पाएंगे, तब आप जान पाएंगे कि यह राष्ट्र क्या है और उसकी स्व की अनुभूति कर पाएंगे, अन्यथा बिल्डिंगें देख के चले आएंगे।
इसलिए जब हम उस स्व के तत्व की बात करते हैं और वो कैसे संपूर्ण विश्व में स्थापित हो जाता है। जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो जब सोमनाथ के मंदिर के निर्माण की बात हुई और सरदार पटेल ने क्या कहा कि जब जब भारत स्वतंत्र हुआ है तब तब सोमनाथ की अट्टालिकाओं ने गगन को छुआ है। अब भारत स्वतंत्र जैसे उनका स्वाधीन हुआ 15 अगस्त 47 को, मगर मैं एक बात कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, कोई दूसरा कह रहा है, इसलिए इसको कोई अन्यथा ना ले। 16 मई 2014 को हमारी सरकार बनी, जब स्पष्ट बहुमत मिला पहली बार भाजपा को। 18 मई सन 2014 को संडे ट्रिब्यून ने इंग्लैंड में लिखा अपने आर्टिकल में कि 16 मई 2014 शुड बी कंसीडर्ड एज द डे इन विच ब्रिटिश फाइनली लेफ्ट इंडिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि उसके बाद बहुत लंबे समय तक ऐसी विचारधारा का शासन रहा, ऐसी व्यवस्थाओं का शासन रहा जो ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी का ही प्रतिनिधित्व करती थी। पहली बार एक ऐसे विचार के हाथ में सत्ता आई है जिसके ऊपर कोई ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी का प्रभाव नहीं, जो अपने विचार और स्वभाव में पूर्णतः भारतीय है। इसलिए उन्होंने माना। और देखिए, जब ब्रिटिश फाइनली लेफ्ट हुए तो क्या हुआ, सोमनाथ बना था 1948 के पास, और फिर जाके काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना, फिर श्री राम जन्मभूमि की पताका लहराई। और यहां पर मैं यह भी कहूं कि जब काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर हुआ, जिसका प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया, बहुत से लोगों ने कहा क्या आवश्यकता थी इसको बनाने की, इस चीज से देश का क्या लाभ है। देखिए, जब आप सोमनाथ में अपना सर श्रद्धा से झुकाते हैं तो वो श्रद्धा भाव काशी विश्वनाथ से स्वयं जुड़ता है। तो जब सोमनाथ बने थे तो काशी विश्वनाथ बनना ही था। और इतना ही नहीं, जब आप काशी विश्वनाथ में अपना सर श्रद्धा से झुकाते हैं तो उत्तर में अमरनाथ के साथ भी भावना वैसे ही जुड़ती है, दक्षिण में रामेश्वरम के साथ भी जुड़ती है, पश्चिम में सोमनाथ के साथ भी जुड़ती है, पूर्व में मल्लिकार्जुन के साथ भी जुड़ती है। और इतना ही नहीं, वो काठमांडू के पशुपतिनाथ के साथ भी जुड़ती है, पाकिस्तान के कटास राज के साथ भी जुड़ती है, कैलाश मानसरोवर के साथ भी जुड़ती है। वह हमारा हिस्सा राजनीतिक दृष्टि से कहीं भी चला गया हो, वह इस राष्ट्र की चेतना अखंड यथावत रहती है। और यदि आप लोग जाकर चेक करें, चाहे तो अभी भी चेक कर सकते हैं, चंगेज खां और जितने मंगोलिया के मकबरे हैं उनके बाहर आप जाके उसकी फोटो देखेंगे तो त्रिशूल लगा हुआ है और श्रृंगी भी लगी है मकबरे के बाहर। क्यों? आप किसी से इतिहास से पूछिए तो कहते मंगोलों का धर्म क्या था, कहते तेंद्रिन था। तेंद्रिन और कुछ नहीं था, तंत्र शब्द का अपभ्रंशी तेंद्रिन है और तंत्र के देवता भगवान शंकर हैं, इसलिए मकबरे के बाहर त्रिशूल लगा है। वहां तक जाके हमारा भाव जुड़ता है। और इतना ही नहीं, अभी माननीय मोहन जी ने कहा कि हिग्स बोसॉन तक दुनिया पहुंची। ये हिग्स बोसॉन जिस लेबोरेटरी में खोजा गया वो थी यूरोप की सन लेबोरेटरी, और सन लेबोरेटरी की लॉबी में आप जाइए तो नृत्य करते हुए भगवान शंकर की नटराज की मूर्ति रखी हुई है, और जिसके नीचे ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट फिट्जे कैपरा का कोट लिखा हुआ है कि नाउ द साइंस हैज कम टू द कंक्लूजन दैट द कंसिस्टेंट परपेचुअल क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्स इज लाइक द कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा। तो हम इस प्रकार संसार से जाकर जुड़ जाते हैं, और हमारे जितने भी देवता हैं, जितने भी प्रतीक हैं, जैसा कि माननीय मोहन जी ने कहा, हम अंतर की यात्रा की तरफ जाते थे। अंतर की यात्रा की तरफ क्यों जाते हैं और उसके जाने से फर्क क्या पड़ता है, और उसके कारण से हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, डिप्लोमेसी पे क्या फर्क पड़ता है। मैं बात एक बार पहले भी कहा हूं, हमारे यहां जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में जाता है तो उसको क्या कहते हैं, संक्रांति कहते हैं। पर अगर हम पॉलिटिकली देखें तो दुनिया के जितने बड़े बड़े देश हैं, हमने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, हर देश में एक ना एक बार क्रांति जरूर हुई है। हमने चीन की क्रांति पढ़ी, रूस की क्रांति पढ़ी, फ्रांस की क्रांति पढ़ी, ब्रिटेन की क्रांति पढ़ी, अमेरिका की क्रांति पढ़ी, परंतु बड़े देशों में एकमात्र भारत है जहां कभी क्रांति नहीं हुई। क्यों? क्योंकि क्रांति वहां होती है जहां बाहर सब कुछ प्राप्त करना होता है, सब कुछ मेटीरियल में खोजना होता है। परंतु जहां अंदर की यात्रा करते हैं तो जब हमारी मन की जो धारा है वो नीचे की तरफ होती है, जब भी आप कभी ध्यान लगाएं तो आप देखें बड़ा पॉजिटिव चीजों पे आपका ध्यान नहीं जाता है, निगेटिव चीजों की तरफ जाता है। मनुष्य पे यदि मर्यादा और नियम का दबाव ना हो तो वो पाश्विक प्रवृत्तियों की तरफ भागता है, यानी बलपूर्वक जो चाहे सुख भोग की चीजें इकट्ठा कर ले। जब हमारी धारा जो डाउनवर्ड है वो अपवर्ड होती है तो हमारे अंदर क्या घटित होती है, संक्रांति। इसलिए इस देश में क्रांति नहीं होती, इस देश में संक्रांति होती है।
और उस संक्रांति का यह भी अर्थ समझिए, गुजरात की धरती पे भगवान कृष्ण को विशेष पूजा जाता है। आपने कभी ध्यान दिया, भगवान कृष्ण चूंकि काले हैं, जब आप ध्यान लगाते हैं तो आपकी आंखों के सामने श्याम वर्ण होता है, और जब आप गहराई से उस चेतना में उतरते हैं और आपकी मन की धारा जो निरंतर डाउनवर्ड्स है उसको कंट्रोल करने में सफल होते हैं और उसको अपवर्ड करते हैं, तो धा रा का उल्टा क्या होता है? बस यही राधा कृष्ण का संगम है। यानी जब आप जाकर अंदर ध्यान लगाते हैं और आपकी प्रवृत्तियां ऊर्ध्वगामी हो जाती हैं, तब आपको वास्तविक आनंद की अनुभूति होती है। और अंदर जाकर क्या प्राप्त होता है? देखिए, भगवान कृष्ण ही जो हैं वो राधा कृष्ण के तो प्रतीक हैं ही, परंतु इसी के साथ साथ एक बात और देखिए, उनको मक्खन बहुत प्रिय है। वो हंडिया में से मक्खन खाते हैं और उसको तोड़ के खाते हैं, मिट्टी की हांडी को, और फिर वो निष्काम कर्म के प्रतीक भी बनते हैं। इन सब के पीछे हमारी चेतना का वह रहस्य है कि मक्खन क्यों प्रिय है। हमारा मन दूध की तरह है, हम पानी में मिला देते हैं तो दूध पानी में मिल जाता है, नष्ट हो जाता है। परंतु यदि इस दूध को स्थिर कर लें, वो दही बनता है, दही को मथ लें तो मक्खन बनता है, मक्खन को पानी में डालिए तो वो मिलता नहीं है। तो निष्काम कर्म व्यक्ति संसार में आकर तभी कर सकता है जब अपनी चेतना को स्थिर कर कर मथ कर उसमें से नवनीत निकालने में सफल हो जाए। इसलिए भगवान कृष्ण निष्काम कर्म के प्रतीक हैं। और इतना ही नहीं, अगर आप ये देखें, अब कभी कभी बहुत से प्रश्न उठते हैं ना कि भगवान कृष्ण की इतने हजार गोपिकाएं थीं, तो इतने, एक बार मैं बचपन में कॉलेज में था तो हमारी एक डिबेट थी जिसका टॉपिक था कि इंडियन कल्चर विल सेल्फ डिमार्केट्स बिटवीन मैन एंड वुमेन। तो इसके पक्ष में बोलने में बहुत मिल जाएंगे, अगेंस्ट में बोलना बड़ा मुश्किल था। तो उसमें एक रिबटलिंग पैनल भी था, यानी आपको खाली डिबेट करके चले नहीं आना है, प्रश्नोत्तर भी होंगे। तो प्रश्नोत्तर करने वाली एक महिला थी, उन्होंने प्रश्न किया कि व्हाट यू हैव टू से अबाउट द मोर देन 10,000 वाइफ्स ऑफ भगवान कृष्ण। मैंने कहा नो, ही वॉज नॉट हैविंग 10,000, ही वॉज हैविंग 16,108। तो उन्होंने कहा यस यस वॉट एवर द फिगर इज, बट व्हाट इज द आंसर? मैंने कहा द आंसर लाइज इन द फिगर। 16,108 वेद में ऋचाओं की संख्या है, और सभी गोपियों के साथ एक साथ भगवान कृष्ण जब रास करते हैं, इसका अर्थ हुआ किसी एक ऋचा को लेकर आप ध्यान लगाकर गहरे चेतना में उतरिए तो उसी आनंद की अनुभूति होगी जो किसी दूसरी ऋचा के साथ दूसरे व्यक्ति को हो रही होगी। एक ही ब्रह्म सभी में उद्भासित हो रहा होगा। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, सूरदास ने लिखा है, वेद ऋचा भई गोपिका हरिसो कियो विहार। ये मैंने इसलिए कहने का प्रयास किया कि हमारे स्व के तत्व में इतनी गहराई है कि कई बार हमें उसकी व्याख्या नहीं पता होती, और इस कारण से हम भ्रमित हो जाते हैं, हम विचलित हो जाते हैं और हम दूसरी चीजों की तरफ डाइवर्ट होते हुए चले जाते हैं। इसलिए हमें यह भी समझना होगा कि हमारे स्व का मूल तत्व क्या था। हमारे जैसा अभी एक और बिंदु, जैसे उन्होंने कहा कि जब तक हम परिधि पे रहते हैं तब तक हम वास्तविक चेतना की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। बाहर अगर हम मटेरियल में, जैसा कि अभी मनी मोहन जी ने कहा, मटेरियल में हम खोजने की कोशिश करेंगे, संघर्ष ही संघर्ष होगा, और उस संघर्ष का अंत नहीं होगा। उस संघर्ष का अंत नहीं है, इसका आधार कहां पे निहित है? आपने राम रावण का संघर्ष सुना? रावण के 10 सिर थे, एक सर कटता था, दूसरा उगाता था, और भगवान भी उसको रोक नहीं सकते थे। और ये बात, और 10 ही सिर क्यों थे रावण के? 15-20 भी तो हो सकते थे, 25-30 भी हो सकते थे। और अगर 10 ही सिर थे तो उसका नाम दशानन क्यों था? 10 मुख वाला क्यों था? वो 10 शीश, 10 ग्रीव, 10 कंधर, दशोदर, कुछ भी हो सकता था। वो 10 का अर्थ था 10 इंद्रियां, और दशानन मतलब 10 इंद्रियों का खुला हुआ मुख, एक्सट्रोवर्ट टेंडेंसी ऑफ ऑल द 10 सेंसेस। 10 इंद्रियों की बहिर्मुखी पिपासा, एक सर कटता है दूसरा उगाता। इसका अर्थ हुआ किसी इंद्री की एक इच्छा पूरी करिए, इमीडिएटली इट विल गेट रिप्लेस्ड बाय अदर, इवन गॉड कैन नॉट स्टॉप इट। भगवान भी नहीं रोक सकते। रोकेंगे कैसे? नाभि पर जाकर जब ईश्वरीय तत्व का आघात होगा। इसका अर्थ क्या हुआ? आप बाहर परिधि पे घूमते रहिए, संतुष्टि कहीं नहीं है, संतुष्टि केंद्र में जाकर है। और यह है, सिर्फ ऐसे नहीं है, अगर हमारे यहां अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और मैथमेटिक्स खोजी गई तो आपने कभी सोचा कि सर्किल को आप देखिए तो सर्किल के सर्कमफ्रेंस पे घूमिए तो अंत कभी नहीं मिलता है।
एक चक्कर घूम लीजिए, दूसरे चक्कर का रास्ता सीधे दिखने लगता है। यानी परिधि पर जब तक आपकी चेतना घूमती है, अंत कभी नहीं मिलता है। सर्किल का मूल समझ में आता है जब आप सर्किल के केंद्र में जाते हैं। इसलिए रावण के सर कटते रहते हैं, उगते रहते हैं। जब नाभि पे जाकर उसका प्रभाव होता है, तब जाकर उस पर वास्तविक नियंत्रण आता है। तो हमारे यहां जितने भी कथानक थे वो गहरे आध्यात्म के भी प्रतीक थे। अब यदि हम इसको वास्तविक अर्थों में देखने का प्रयास करें, कई बार लोग कहेंगे साहब ये तो बहुत पुरानी बात आपने माइथोलॉजिकल कह दी। आपने तो साहब, पहले तो बात माइथोलॉजी ऐसी कोई चीज ही नहीं है। हमारी हर चीज वर्तमान समय में यथावत कनेक्टेड रहती है। परंतु यदि हम मॉडर्न समय की भी बात कहें, आज के समय की बिल्कुल लेटेस्ट साइंस की बात कहें, छोटी सी बात, जैसा उन्होंने अभी क्वांटम का उल्लेख किया तो मेरे मन में एक भाव आया। ये बताइए, ये लाइट है, जिन लोगों ने फिजिक्स थोड़ी भी पढ़ी होगी, अब ये लाइट वेव है कि पार्टिकल है? इसको लेकर फिजिक्स में आज तक कोई चीज फाइनल नहीं हो पाई। कारण क्या है कि जब ये किसी पानी के अंदर आप लाइट जाती है तो वो रिफ्रैक्शन होकर झुक जाती है, तो इसका मतलब ये पार्टिकल है, तभी मीडियम में आकर उसका पाथ चेंज हो रहा है। परंतु यदि ये पार्टिकल है तो स्पेस में, जैसे बताया कि सूर्य से 8.5 मिनट लगते हैं, तो स्पेस में वो लाइट की वेलोसिटी से ट्रेवल ही नहीं कर सकती थी। तो वहां पर वो वेव है, यानी स्पेस में वो वेव है, और जब मीडियम में आता है तब पार्टिकल है। अब कोई ये कहे कि साहब ये तो सामाजिक अन्याय है, और इसको लेकर कोर्ट में जाके कोई मुकदमा दायर कर दे और कहे कि ये अन्याय है, इसलिए इस पे दोनों को दोनों जगह मानना चाहिए, कि वेव भी मानना चाहिए, पार्टिकल भी मानना चाहिए। और मान लीजिए कोई न्यायाधीश भी ऐसा हो जिसने भी फिजिक्स ना पढ़ी हो, वो कह दे हाँ बिल्कुल सही बात है, वो आज से मैं आदेश करता हूं कि दोनों जगह वेव माना जाएगा, पार्टिकल माना जाएगा, और कुछ सामाजिक संगठन आकर उसका उत्सव मनाने लगे। ऐसा ही कुछ होता है। अब मैं किसी के प्रति आक्षेप नहीं करना चाहता, परंतु जब कहते थे कि भाई सबरीमला में स्त्रियों का प्रवेश रुका था, तो एक बार मैं टीवी डिबेट में था, उनका साहब बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है, ऐसा कैसे? मैंने कहा तो सीमेटिक देखने की विधि है। ये बताइए, जब नवरात्र में 9 कन्याएं खिलाते तो आप ये नहीं कहते 4 लड़के होने चाहिए? तो हमने कहा वहां पर उस तत्व की प्रधानता है, वहां इस तत्व की प्रधानता है। जैसे आकाश में जब वो चलता हुआ आता है तो वो वेव है, जब मीडियम में आता है तो वो पार्टिकल है। बस ऐसे ही समझिए, आत्मा जब आकाश में है तो अव्यक्त और परमात्मा है, जब मीडियम में आ जाती है तो वो व्यक्त और आत्मा है। अब ये साइंस आज समझाए तो समझ में आता है, हम जो पिछली बात कहें तो समझ में नहीं आती थी। केवल 75 साल पहले गांधारी के 100 घड़ों से 100 बेटे उत्पन्न हो गए, ये कहानी थी। आज अभी तो आईवीएफ की ही बात होती थी, अब आगे की संरचना यह है कि पूरा का पूरा मतलब पूरी के पूरे जीवन का क्रिएशन बाहर लेबोरेटरी में हो सके। ऐसा माना जा रहा है कि 2040-50 तक यह परिस्थिति भी बन सकती। सिर्फ हम यह कहने का प्रयास करते हैं कि जिसको हम साइंस कहते हैं वह कैसे बदलाव करती है। सिर्फ आज से 60-70 साल पहले यह कहा जाता था कि अगर एक जगह फैक्ट्री चल रही है और कनाडा में बर्फ पिघल रही है तो यह बकवास और मूर्खतापूर्ण है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। परंतु आज आप देखते हैं कि हमारे एसी से भी नॉर्थ और साउथ पोल की बर्फ पिघल रही है। क्यों? इंटायर अर्थ इज अ सिंगल कॉस्मिक यूनिट। अगर धरती पर कहीं कुछ भी घटित होता है तो यह एक इकाई है जिसमें सब कुछ घटित होता है, एक शरीर की तरह। और इसीलिए अब आप देखिए, आयुर्वेद में एक सिद्धांत है कि अगर कोई रोग कहीं उत्पन्न हुआ है तो उसका समाधान उसी की कहीं वनस्पतियों में होगा जो उसी क्षेत्र में होंगी। ऐसा क्यों? सिद्धांत का आधार क्या है? जब हम अर्थ को एक सिंगल यूनिट मानेंगे तो उसका आधार निकलेगा। जैसे आपके शरीर में एक घाव होता है तो क्या होता है, पूरे शरीर के ब्लड से एंटीबॉडीज उस घाव के चारों ओर आकर उस इंफेक्शन को रोकने के लिए सक्रिय हो जाती हैं। तो अगर अर्थ एक यूनिट है तो कोई कॉज वहां पर क्रिएट हुआ है तो उसकी एंटीबॉडीज एनवायरनमेंट ने वहीं पर बना रखी होगी। परंतु यह तब समझ में आएगा जब आप भारतीय तत्व से इस सृष्टि को, इस पृथ्वी को, इस प्रकृति को समझ सकेंगे। जब तक सेल्फ सेंटर्ड कंपार्टमेंटल एटीट्यूड रहेगा तब तक आप समझ ही नहीं पाएंगे। जब तक आप अरिस्टोटल के नेचर के अनुसार चलते रहेंगे कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ नेचर आर फॉर द सर्विस ऑफ द मैनकाइंड, या फ्रांसिस बेकन और रेने डिकार्टे कहते रहेंगे कि मैन शुड बिकम द पोजेसर्स एंड मास्टर्स ऑफ नेचर, कोई कहता रहेगा मैन शुड बी एबल टू सबड्यू द नेचर। और इतना ही नहीं, हम लोगों के तो जन्म से पहले की बात है, किताबों में हमने पढ़ा, जब यूरी गैगरिन स्पेस में गए तो हमने बुक्स में क्या पढ़ा? मैन हैज कॉन्कर्ड स्पेस, as if space is an enemy needed to be conquered। बस इसी भाव ने संपूर्ण प्रकृति का नाश किया। और जब हम
चाहे वेदों के पृथ्वी सूक्त पे आए या माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्यात तक आए, या फिर हम ये कहें कि हम जंगल को भी पूछते थे, नदी को भी पूछते थे, पर्वतों को भी पूछते थे, तो प्रकृति के साथ एक तादात्म्य है। हमारे यहाँ प्रकृति माता है, तो माता का उसके साथ पोषण लिया जाता है, उसका शोषण कभी किया ही नहीं जा सकता। यह एक स्व के विचार का अंतर था। और विचार का अंतर इतना ही नहीं है, मैं थोड़ा एक विषय पे और कहना चाहूंगा। वो हमारे दिमागों में मानसिकता विदेश की कैसे बैठ गई है, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। आपको याद हो, आज से 1.5 साल पहले एक घटना हुई थी इंदौर में। हमारे एक पार्टी के नेता हैं जिन्होंने कहा कि कुछ मजदूर जो थे वो पोहा खा रहे थे, और उन्होंने कहा उसके बाद उनको शक हुआ कि ये बांग्लादेशी हैं, और जब इंक्वायरी की गई तो वो बांग्लादेशी निकले। तो उसको लेकर एक बहुत बड़े जो नेता हैं, जो मोहतरमे मजलिस हैं और मुहाफिज़े इत्तिहादुल मुसलमीन हैं, और उसके बाद भी वो आज़मे सेकुलर राजनीति हैं, उन्होंने ये कहा कि साहब पोहा देखकर उन्होंने पहचान लिया, मैं तो पोहा खाता नहीं हूं, मैं तो हलवा खाता हूं, हलवा तो अरबी है इसलिए मैं हलवा खाता हूं। तो मैं उसमें टीवी डिबेट में था, मैंने कहा, इन महोदय ने कहा कि हलवा अरबी है, अब बताइए हलवे का सबसे प्राइम कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? शुगर, शक्कर। शक्कर कहां पाई जाती है? जहां गन्ना पाया जाता होगा। गन्ना दुनिया में 2 ही देशों में सबसे ज्यादा पाया जाता है, भारत और क्यूबा। हमने कहा ये जहां की बात कर रहे हैं वहां तो गन्ना पाया ही नहीं जाता। जब गन्ना नहीं पाया जाता तो शक्कर कहां से आई? अब दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट है उसका घी। किसी भी चीज का आप हलवा बनाएंगे तो घी और शक्कर तो चाहिए। घी कहां होता है? जहां प्रचुर मात्रा में दूध होता है। दूध से दही, दही से मक्खन, मक्खन से घी बनता है। अब जहां ऊंट का बूंद बूंद दूध मिलता है, वहां कहां से दही, कहां से मक्खन, कहां से घी आया? मगर आप पराधीनता का भाव ये देखिए, हलवा उन्होंने बनाया और हमको खिलाया, और हमने मान भी लिया कि उन्होंने ही खिलाया। आज हमें इस विचार से भी बाहर निकल, मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया कि इस बड़ी चीजों से लेके कि हम राष्ट्र के रूप में हमारा अस्तित्व नहीं था, वहां से लेके छोटी छोटी हर खाने की चीज हमारे पास बाहर से आई, ये विचार हमारे दिमागों में इस कदर पैबस्त है। और एक और छोटी सी बात बताते हैं आपको, जैसे हम भाषा की बात करते हैं तो संस्कृत, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में जितने स्वर हैं वो क्या हैं? आ, ई, उ, ओ, अंगा। ठीक। अंग्रेजी में 5 वॉवेल क्या हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। अब आ, ई, उ और ए, ई, आई, ओ, यू में कुछ समानता है कि नहीं? अब कुछ बताने की आवश्यकता किसने किससे नकल किया होगा, मगर इसके बावजूद हमें लगता है कि वही सही है। और फिर इतना ही नहीं, अगर आप व्याकरण की दृष्टि से देखें तो हमारे जितने भी स्वर हैं वो इतने व्यवस्थित ढंग से, अभी कई बार कहते हैं ना कि भाई भाषा या संस्कृति और भाषा के साथ जुड़ी रहती है, उसमें 2 चीजें हैं, विचार और वैज्ञानिकता। अब वैज्ञानिकता में देखें तो हमारे जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ना ABCD पढ़ा है, तो हिंदी के लिए क्या कहते हैं? काका काका पढ़े हो क्या? तो जब आप का बोलते हैं तो जबान कहां लगती है? खा और पीछे, गा और पीछे, घा और पीछे, अंगह गले पे, बिल्कुल आपके फोनेटिक्स कंटूर के अनुसार। तथा तथा ना, पापा पापा मां, सब होंठ के साथ, टटा टटा ना। और ये ऐसा नहीं है, ये सब संस्कृत से निकली भारतीय भाषाएं हैं, जिसमें बाकायदा ये श्लोक है, वो मुझे पूरा नहीं याद, अकुह विसर्जनीया नाम कंठा ऋतुषाराम टालू मत आ से का तक कैसे कंठ से निकलते हैं, कौन कंठव्य हैं, कौन तालव्य हैं, कौन दंतव्य हैं, कौन ओष्टव्य हैं। इतना विस्तृत साइंटिफिक चीज, और उसके बावजूद हम पड़े हुए हैं कि साहब हमें वो पुरानी चीज चाहिए। जैसा मैंने एक बार पहले भी ये बात बोली थी कि मैं किसी भाषा के विरोध की बात नहीं करता हूं। आप आंख बंद करिए और 4 लोग आपके सामने अंग्रेजी बोले, 3 लोग, एक कश्मीरी या पंजाबी हो, एक बिहारी हो और एक तमिल या केरलाइट हो। आपको आंख खोलने की जरूरत नहीं, आप बता देंगे ये तमिल बोल रहा है, ये बिहारी बोल रहा है और ये कश्मीरी बोल रहा है। क्योंकि एक्सेंट का प्रॉब्लम है, साइलेंट का प्रॉब्लम है, अनसाइंटिफिक लैंग्वेज है। मगर आप आंख बंद करिए और एक संस्कृत का श्लोक बोला जाए तो आप नहीं बता पाएंगे कि तिरुपति बालाजी में बोला जा रहा है, कि कामाख्या में बोला जा रहा है, या वैष्णो देवी में बोला जा रहा है। यह है भाषा की वैज्ञानिकता। इसके बावजूद हमारे दिमाग में यह भर दिया गया, जबकि आई भी हम ही से, सीखा भी हमसे,
और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो विलियम जोन्स ने कहा, संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस। इसके बावजूद हमसे कहा जाए वैज्ञानिक भी हमारी भाषा ज्यादा, व्यवस्थित भी हमारी भाषा ज्यादा, और अब आप कहेंगे चलिए थी, हम आगे क्या करें। कुछ लोग अपने जो हमारे जो बाएं हाथ से इतिहास लिखने वाले लोग हैं, वो लोग ये कहते हैं ना कि साहब ये सब था तो हम बताइए आगे। मैं बता रहा हूं आगे क्या है। अगर हम सब लोग, हमारे बच्चे आने वाले टाइम में इस पर रिसर्च करें, बताइए आज सारी टेक्नोलॉजी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है। डिजिटल प्लेटफॉर्म की टेक्नोलॉजी बाइनरी सेटअप पे चलती है, 0101। जो 0101 पे चलती है तो एक ऐसी लैंग्वेज जिसमें मात्रा पाई नाम की चीज नहीं है, डिस्क्रीट नंबर्स हैं ABCD, इट इज वेरी सुटेबल फॉर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। बट क्या ताजिंदगी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रहेगी टेक्नोलॉजी? नहीं। What is going to be the emerging new technology? It is voice command. और अब उसकी शुरुआत हो गई, आपने मोबाइल में बोलते हैं और वो टाइप कर देता है। अब जो जो वॉइस कमांड की टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती चली जाएगी, वैसे ही फोनेटिक्स का इंपॉर्टेंस बढ़ेगा, उसकी सोनोग्राफिक रिसर्च होगी, उसके साथ साथ उसके जो एकॉस्टिक इफेक्ट हैं उस पर रिसर्च होगी, और जो जो हम आगे बढ़ेंगे तो वो सारी भाषाएं जिनकी वर्तनी, जिनके स्वर अधिक वैज्ञानिक हैं, अधिक प्रभावी हैं, उन भाषाओं के लिए सुनहरा अवसर है आगे अपने को स्थापित करने को। और इतना ही नहीं, हमारे यहां तो माना गया है कि संपूर्ण भाषाओं के अंदर एक छंद है, एक तरंगे हैं, और उन तरंगों तक जब हम पहुंचेंगे सोनोग्राफिक रिसर्च करते हुए, तो हमारे यहां जो हर चीज का एक मंत्र में महत्व माना जाता है ना, यदि आने वाले टाइम में हम रिसर्च करें और 10 साल बाद या 15 साल बाद कोई क्लिनिकली ये प्रूव कर दे कि अनुष्टुप छंद में आदित्य हृदय स्त्रोत को जाप करने से हार्ट पर यह पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है, तो हमें दुनिया से कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अमुक भाषा सीखो। फिर आप देखिए जैसी दीवानगी इस समय विदेशी भाषाओं के लिए दिखती है, उससे अधिक दीवानगी ना दिखने लगे आने वाले समय में। अब एक और बात सोचिए, हमारे मन में एक और बात भर दिया जाता है, साहब हमारे यहां तो ऐसा था कि वो लोग लिखना नहीं जानते थे, इसलिए बोल बोलकर गुरु शिष्य परंपरा में उसको आगे ले जाते थे। अब ये बताइए, जिन लोगों ने खगोलीय गणनाएं कर ली, जिसका अभी मोहन जी ने उल्लेख किया कि भगवान राम के जन्म के समय के ग्रह नक्षत्र को प्लैनेटोरियम सॉफ्टवेयर में डालिए तो 7114 ईयर्स बिफोर का समय आ जाता है एग्जैक्ट। वैसे वो कितना सही है, वो उन्होंने नक्षत्रों की सही गणना की, वो तो अलग विषय है, परंतु आप ये बताइए इतना एग्जैक्ट कैलकुलेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, आयुर्वेद, अंकगणित, उपनिषद जैसा ज्ञान, और वो लोग लिखना नहीं जानते थे। ये बात तर्कसंगत लगती है? अगर कोई ये कहे तो ये बात अतार्किक नहीं, ये मूर्खतापूर्ण लगती है, और अगर ये भी कह दिया जाए कि ये पागलपन लगता है तो अतिशयोक्ति ना होगी। वास्तविकता यह है कि वो लिखना नहीं जानते थे, नहीं, वो लिखना नहीं चाहते थे, क्योंकि विद्या का स्वरूप दूसरा था। जैसे आज आप कहते हैं हार्ड कॉपी भेजो या सॉफ्ट कॉपी भेजो, तो हार्ड कॉपी मतलब पेपर और सॉफ्ट कॉपी मतलब मोबाइल में ट्रांसफर कर दो। तो पहले क्या था, एक दौर में जब ताम्रपत्र के ऊपर लिखा जाता था तो वो हार्ड कॉपी थी, फिर भोजपत्र सॉफ्ट कॉपी हो गई, फिर भोजपत्र हार्ड कॉपी हो गई, कागज सॉफ्ट कॉपी हो गई। अब कागज हार्ड कॉपी है और ये डिजिटल जो कॉपी है वो सॉफ्ट कॉपी है। पर अगला चरण क्या हो सकता है, जो डिवाइस के अंदर ट्रांसफर्ड है वो हार्ड कॉपी है, और जो माइंड से माइंड ट्रांसफर्ड है वो सॉफ्ट कॉपी है। और उसके पीछे एक कारण भी है। जैसे आप किसी से कहें संस्कृत का राग आप किसी को लिखकर समझा सकते हैं? नहीं। अब मैं पुनः आ रहा हूं, भाषाओं के अंदर जिनके अंदर वैज्ञानिकता और ध्वन्यात्मकता है, वो ध्वन्यात्मकता बोलकर ही बताई जा सकती है, वो लिखकर नहीं बताई जा सकती। जैसे छोटी ई और बड़ी ई आपको बोलकर ही आप बता सकते हैं, लिखकर नहीं बता सकते। और हमारे यहां तो हर मंत्र का एक लय, हर चीज एक छंद में लिखी गई है। वैदिक गणित के श्लोक भी छंदों में लिखे गए हैं, छंद बोलकर बताया जा सकता है, लिखकर नहीं। जैसा मैंने एक बार पहले भी बोला था, जैसे उदाहरण के लिए आजकल बहुत प्रचलित है शिव तांडव स्तोत्र। अब कभी आप उस पर ध्यान दें तो उसके अंदर जो एक रिदम है कि जटाटवी गल ज्वल प्रवाह पावि तस्तले गले वलंबे लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम, और आगे डमट 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 निनाद वड्डम रवयम चकार चंड तांडव तनो तुना शिवा शिवम। अब मैं चुनौती से कहता हूं, कोई डमट 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 निनाद वड्डम रवयम लिख के समझा दे। इसलिए मैं कहता हूं उन्होंने, और उनकी तो अभी साइंस अब जाके पहुंची, अब एक नई जो लेटेस्ट थ्योरी आफ्टर हिग्स बोसॉन आने लगी है, आप सबने सुना होगा स्ट्रिंग थ्योरी। स्ट्रिंग थ्योरी ये कहती है कि सब वेव्स हैं और पार्टिकल क्या है, जहां पर दो वेव्स का सुपर इंपोजिशन होता है वहां पर एक पैकेट ऑफ एनर्जी बन जाता है, वो पार्टिकल की तरह बिहेव करने लगता है।
हमारे यहाँ तो सदा से कहा गया कि संपूर्ण विश्व जो है वो एक लय के कारण अस्तित्व में है, इसीलिए डूम की जो हिंदी या संस्कृत या भारतीय भाषा में क्या कहा गया, प्रलय। लय समाप्त हो गई, प्रलय आ गई। लय अस्तित्व में आई तो जगत का अस्तित्व आ गया। इसलिए सृजन भी लय से होता है, और जब तांडव करते हैं शिव तो वो भी लय के साथ करते हैं। इसीलिए मैथमेटिक्स हो या आयुर्वेद के श्लोक हो, सब के सब लय में है। इसलिए मैंने सिर्फ ये कहा, इसको समझने में कई बार हमारे मन में गहरा कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन से हमें बाहर निकलना होगा। जैसा कि अभी उन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने इसे गहरा तो जरूर किया, मगर दुख की बात है कि जब हम बाहर आए, मतलब स्वाधीन हुए, तो हमारे तंत्र में स्व नहीं था। इसको और ज्यादा गहरा करने का काम स्वतंत्रता के बाद हुआ। और यह मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग कभी ध्यान दें, अब तो बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे फैक्ट्स डिक्लासिफाइड होकर विदेशों से बाहर आ गए। एक केजीबी का जासूस था जिसका नाम था यूरी बेजमेनेव, जो 70 और 60 के दशक में भारत में पत्रकार बनकर रहता था। 91 में सोवियत संघ के विघटन के बाद वो कनाडा भाग गया, और उसने बाद में वहां जाकर जो इंटरव्यू दिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसने कहा कि भारत में जब वो था तो उसे काम दिया गया था कि इंडियन कल्चर को डिस्ट्रॉय करना है, और डिस्ट्रॉय करने का काम चरणबद्ध तरीके से करना है। पहला चरण क्या था कि ऐसी व्यवस्थाओं का, वातावरण का, विचारों का निर्माण करना है कि आपको लगने लगे हमारा समाज, हमारी धर्म, हमारी संस्कृति सब कुछ गलत। उसने उसको नाम दिया स्टेज ऑफ डिमोरलाइजेशन। 15 से 20 साल हमें स्टेज ऑफ डिमोरलाइजेशन देना। और यह भी था, ये 15 से 20 साल क्यों, एक जनरेशन स्कूल से शुरू होकर यूनिवर्सिटी तक पहुंचती है 15 से 20 साल में। जब डिमोरलाइजेशन कंप्लीट हो जाए तो नेक्स्ट क्या होगा, स्टेज ऑफ डिस्टेबलाइजेशन। अब जगह जगह आंदोलन शुरू करो उन मुद्दों को लेके जो वास्तविकता में थे नहीं, हमने क्रिएट किए। वो 15-20 साल का समय है। और जब थर्ड स्टेज क्या आएगी, स्टेज ऑफ रिवोल्यूशन। अब उन आंदोलनों को हिंसात्मक और उग्र स्वरूप देना शुरू करो। एंड द फाइनल स्टेज विल बी, जिसको उन्होंने कहा स्टेज ऑफ नॉर्मलाइजेशन। यानी अब एक बार सशस्त्र क्रांति के द्वारा सत्ता हमारे हाथ में आ गई, अब सब कुछ शांत, और उन्होंने कहा अब किसी को कुछ नहीं बोलने देना है। इसीलिए मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, देखिए हमें बहुत से शब्दों से भी बाहर निकलना होगा। आज हम बहुत शब्द सुनते हैं, लेफ्ट लिबरल। ये बताइए, लेफ्ट कभी लिबरल होता है? दुनिया में कोई कम्युनिस्ट कंट्री बताइए जो लिबरल हो। अगर कोई लेफ्ट लिबरल कहे तो ये ऐसा लगता है जैसा वो कहे कि आई एम ए डिवाउट एथीस्ट, मैं एक बहुत ही भक्त नास्तिक हूं। ऐसा ही कहना है कि लेफ्ट लिबरल हो। तो उन लोगों ने पहले लिबरलिज्म का वो उड़ाओ, फिर उसके बाद उन्होंने कहा अब सब कुछ समाप्त। और मगर उसने कहा कि जब मैंने अध्ययन किया तो मैं तो उस संस्कृति का मुरीद हो गया, मेरे मन में तो उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई, ये कितनी महान संस्कृति है। और उसने कहा मेरे लिए इतनी खतरनाक बात थी कि अगर ये बात उस समय खुल जाती तो मुझे सुनवाई का मौका नहीं दिया जाता, सीधे मुझे समाप्त कर दिया जाता। पर मैं जो कर सकता था मैंने किया। अब आगे महत्वपूर्ण बात जो कह रहा है, मैं किसी के प्रति असम्मान नहीं व्यक्त करना चाहता, पर उसने कहा कि हम उस समय बहुत से बुद्धिजीवियों को, विचारकों को यूरोप और रूस के दौरे पे ले जाते थे, और कहा उनको लगता था कि हम बहुत बड़े पत्रकार हैं, बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं, बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं, इस कारण लिए जा रहा। कहा हम उनको ले जाके 20 दिन 25 दिन रह के सिर्फ हमारे लोग ऑब्जर्व करते थे कि कौन सा व्यक्ति हमारे लिए उपयोगी हो सकता है, और फिर आने के बाद हम उसका क्या उपयोग कर सकते थे वो करते थे। उन्होंने वर्ड यूज किया कि दे कंसीडर देमसेल्फ एज ए इंटेलेक्चुअल स्टारवर्ट एंड इन अवर ओपिनियन, ये उसके वर्ड हैं, दे वर द यूजफुल इडियट्स। अब आज समस्या क्या है कि बहुत से लोग ऐसे अभी भी उस बुद्धि से ग्रस्त हैं और उस विषय को वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो आज की युवा पीढ़ी, देखिए आज कुछ भी कहें, सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी ने मारा है इन लोगों को। पहले व्हाट्सएप नहीं था, ठीक है, मैं नहीं कहता व्हाट्सएप पे बहुत सी चीजें गलत हैं, पर आज इंटरनेट, चाहे व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, उसने आपको यह अधिकार दिया, यदि आपके अंदर सत्य को अन्वेषण करने की इच्छा है तो 80-90% तक आप सच्चाई के नजदीक केवल सर्च करके जा सकते हैं। पहले ये हथियार नहीं था तो वो अपना एक क्षत्रिय राज्य बनाने में सफल हो जाते थे, अब वो ऐसा करने में सफल नहीं होते हैं। उसी प्रकार से वो टेक्नोलॉजी से कैसे मार खाए, आप याद करिए जब राम जन्मभूमि का विषय चल रहा था तो पहले क्या स्टैंड लिया कि ये खाली जमीन पे बनी थी। अब उन्हें क्या पता था कि भविष्य में रडार मैपिंग की टेक्नोलॉजी आ जाएगी। अटल जी की सरकार के समय रडार मैपिंग टेक्नोलॉजी आ गई। भाई यही तो कहा था ना कोर्ट ने, खुदाई नहीं कर सकते, हमने रडार मैपिंग की, रडार मैपिंग में नीचे दिख जाता है कि समतल जमीन है कि स्ट्रक्चर है।
अब स्ट्रक्चर दिख गया तो हाई कोर्ट के सामने रखा गया। अब उन्होंने अपना स्टैंड चेंज कर लिया। स्ट्रक्चर दिख गया तो उन्होंने खाली जमीन नहीं, ईदगाह पे बना था, कोई बात नहीं। अब जब कोर्ट ने परमिशन दिया कि स्ट्रक्चर दिख रहा है तो खुदाई कर दीजिए। अब खुदाई में जब खंबे निकलने लगे तो फिर उन्होंने स्टैंड चेंज किया कि नहीं नहीं, ये तो जैन मंदिर था। तो ये सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं, जब हाई कोर्ट में ये मुकदमा चल रहा था, लखनऊ बेंच ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, तो कोर्ट ने पूछा कि भाई आपका स्टैंड क्या है, आप बार बार बदल क्यों रहे हैं कि खाली जमीन पे था, ईदगाह पे था। अब जब उसमें वारहा वगैरह सब निकल आए, अब वो कहते हैं नहीं साहब ये तो खंबे लाके रख दिए गए। मतलब 72 बड़े बड़े खंबे लाके कहीं से रख दिए गए, जबकि इसकी पूरी वीडियोग्राफी हो रही थी। और उसमें बस एक उदाहरण भी दे देता हूं कि कोर्ट ने उनसे यह भी कहा, देखिए जो लोग कहते हैं ना प्रमाण के आधार पे, एकदम हम तो हर चीज का प्रमाण देने को तैयार है। देखिए प्रमाण के आधार पे तय होना था, तो कोर्ट ने उनसे पूछा कि आप अपने अपने पक्ष में इतिहासकार ला सकते हैं जो प्रमाण दें। हमारे पक्ष में जो इतिहासकार थे उसमें एसपी ग्रोवर साहब, गुप्ता जी, डॉक्टर देवेंद्र स्वरूप, डॉक्टर हर्ष नारायण थे, जिसमें डॉक्टर देवेंद्र स्वरूप और डॉक्टर हर्ष नारायण से बचपन में मुझे मिलने का भी अवसर मिला। और उधर से आप समझ सकते हैं वही सूरज भान, रोमिला थापर, डीएन झा, आरएस शर्मा वगैरह वगैरह जेएनयू ब्रांड थे। और वो अपने खुद नहीं आते थे, अपने प्रतिनिधियों के द्वारा जाते थे। अब देखिए वहां पर तो प्रचार नहीं चल सकता, तो कोर्ट ने कहा ये बताइए आप इतिहास में एंशिएंट हिस्ट्री आपका विषय है, तो उसमें से ज्यादातर लोगों ने लिख के दिखा एंशिएंट हिस्ट्री हमारा विषय नहीं। ठीक, अब इतिहास में दो विषय होते हैं, कल्चर यानी जो आपने पढ़ा, और आर्कियोलॉजी यानी खुदाई। तो ये विषय खुदाई संबंधित था, तो पूछा गया कि आर्कियोलॉजी आपका विषय, उन्होंने लिख के दिया कि आर्कियोलॉजी हमारा विषय नहीं है। अब आइए, तो दस्तावेजों का परीक्षण होगा, तो दस्तावेज दो ही भाषाओं में थे, संस्कृत या फारसी। तो उनसे पूछा गया कि आपको संस्कृत और फारसी आती है, तो आश्चर्य की बात है सबने लिख के भेजा कि साहब फारसी छोड़िए हमें संस्कृत भी नहीं आती है। जबकि हमारी तरफ के जो विद्वान थे उन्हें दोनों आती थी। मैं डॉक्टर हर्ष नारायण से पर्सनली मिला हूं, जितने बड़े संस्कृत के विद्वान थे उतने बड़े फारसी के विद्वान थे कि जब बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी वाले लोग कोई फारसी का दस्तावेज देते थे और उसे ट्रांसलेट करते थे, तो वो वेरीफाई करने के लिए उनके पास जाता था कि भाई ट्रांसलेशन सही है या नहीं, हमें क्या पता क्या है। मगर उनकी महानता देखिए, यानी वो न लिखाई जानते थे न खुदाई जानते थे, और दावा ये कि सारी खुदाई जानते थे। मगर कोर्ट में वो मामला चारों खाने चित्त हो गया। और मैं ज्यादा समय न लेते हुए अंत में ये कहना चाहूंगा कि जो पूरा क्रम है, जैसे आज हम स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव में आ गए, तो पहले विष निकालना होगा, तब अमृत का साक्षात्कार होगा। और विष निकालने के लिए हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आना होगा। हम आज दुनिया के यंगेस्ट देश हैं, यह सत्य है, पर यह पूर्ण सत्य नहीं है। पूर्ण सत्य है कि हम यंगेस्ट देश और मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन है, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। इसलिए हमारे पास ज्ञान का निरंतर सनातन स्रोत है और एक नया भविष्य की संभावना है। और यहां पे कोई कहे साहब आपने पुरानी बातें बता दी, मॉडर्न टाइम में क्या है, तो मैं मॉडर्न टाइम में भी बताना चाहता हूं। बहुत से ऐसे फैक्ट हैं जो हमें पता है, पर ये तंत्र में स्व का आभास न होने से हम भूले हुए हैं। ये बताइए, एरोप्लेन बनाया राइट ब्रदर्स ने, पर क्या 1895 में शिवकर बापूजी तलबदे ने चौपाटी बीच के ऊपर जहाज उड़ा के नहीं दिखाया था? ये ठीक है कि हम गुलाम थे, हम पेटेंट नहीं करा सकते थे। उन्होंने बहुत से कांग्रेस नेताओं से संपर्क किया था, मैंने पुस्तक में पढ़ा था कि महादेव गोविंद रानडे से भी संपर्क किया था, तो उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि मैं आपको लंदन भेज सकता हूं जहां आप अंग्रेज वैज्ञानिकों के साथ डिस्कस करें, जिसके लिए वो तैयार नहीं थे। और लोगों ने उस समय उसको जादू टोना माना था कि कोई चीज उड़ा के दिखा दी। चलिए ये बताइए, मार्कोनी ने पहला सिग्नल बनाया था, पर वायरलेस तो जेसी बोस ने भी उसी समय खोज ली थी, पेटेंट हमारा नहीं हो पाया। एडिसन ने इलेक्ट्रिसिटी बनाई, जगदीश चंद्र बोस ने भी इलेक्ट्रिसिटी खोजी थी, पेटेंट हमारा नहीं हो पाया। सीवी रमन ने सबसे पहले समुद्र नीला क्यों दिखता है, तो ये लोग कहते थे कि आकाश का रिफ्लेक्शन है इसलिए नीला दिखता है, पर रमन इफेक्ट ने बताया कि स्कैटरिंग करते समय सबसे ज्यादा स्कैटर्ड नीला रंग होता है इसलिए नीला दिखता है। उनको फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला, तो ये कहा जाता है ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू गेट अ नोबेल प्राइज ऑफ फिजिक्स। दिस इज नॉट ट्रूथ, द फुल ट्रूथ इज ही वॉज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन, नॉन वाइट to get a Nobel Prize in any branch of fundamental science. अब आप आइए, निर्जीव विज्ञान के बाद हम सजीव विज्ञान में आए तो जीन्स आई। जीन का मॉडल 1967 में बनाया वॉटसन एंड क्रिक ने, और उनके साथ कौन था? डॉक्टर हरगोविंद खुराना, वो भी नोबेल पुरस्कार उनको मिला। तो जीन्स में भी हम उसी के समान आगे थे। अगली चीज आइए, अगर आप अभी जिसका उल्लेख किया गया,
21वीं सदी की अभी की सबसे बड़ी खोज क्या है? हिग्स बोसॉन, जिसको गॉड पार्टिकल कहते हैं। ये दो साइंटिस्टों के नाम पे है, इंग्लैंड के पीटर हिग्स, और बोसॉन शब्द भारत के सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर है, जिन्होंने इसकी अवधारणा दी थी पहले। इसका अर्थ क्या हो गया? आधुनिक विज्ञान के भी हर कदम के ऊपर हमारे पूरी छाप दिख रही है, पर स्व का तत्व का ऐसा अंधकार का अध्यास है कि हम उसे नहीं देखना चाहते। अब हम कंप्यूटर में देखें तो अगर हम इसमें कहें तो आज माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ भी हमारा है, गूगल का सीईओ हमारा है, पेप्सी की सीईओ हमारी है। अगर आप देखें तो जो सिटी बैंक का सीईओ हमारा था, जिसपे मैंने पहले भी बोला है कि एक बार एक पाकिस्तान के पत्रकार के साथ हमारा टीवी बहस हो रही थी और उन्होंने कहा कि अरे आप जो हैं आप लोग इसलिए करते हैं, आपके पास बड़े बड़े कंपनी के सीईओ हैं तो आप लोग गूगल को मैनेज कर लेते हैं। क्योंकि उस जमाने में एक बात चली थी कि आप भिखारी टाइप करिए गूगल पे तो इमरान खान की फोटो आ जाती थी। तो उन्होंने कहा कि सुंदर पिचाई गूगल का चीफ है और वो इंडियन है, इसलिए इन्होंने मैनेज कर रखा है। तो हमने कहा कि मैडम आपसे गलती हो रही है, हमारे सिर्फ एक चीफ नहीं है, मैंने सारे चीफ गिनाए, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स के चीफ यहाँ हैं। 75 साल पहले जैसे माननीय मोहन जी ने कहा, हम स्वतंत्र हुए और वो और घोषित रूप से परतंत्र हो गए। तो वो कहाँ पहुंचे? उनके यहाँ भी बहुत सारे चीफ हैं, लश्कर तैयबा का चीफ, जैश ए मोहम्मद का चीफ और अलकायदा का चीफ। तो ये दोनों की धारा अलग अलग हुई। और इतना ही नहीं, हम एक और बात समझिए, सिर्फ हम सांसारिक रूप से ही आगे आने की क्षमता नहीं रखते हैं। एक और फैक्ट आपको 1 मिनट में और बता देता हूं, हम में से बहुत से लोगों को नहीं ध्यान होगा, ये जो कंपनीज हैं, चूंकि गुजरात में तो व्यापार का बड़ा क्षेत्र है, पब्लिक इशू करने वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन थी? ये सन 1600 कुछ की बात है, इट वॉज डच ईस्ट इंडिया कंपनी। वर्ल्ड के ट्रेड पर अगर सबसे बड़ा हिस्सा दुनिया में ऑल टाइम इन द हिस्ट्री किसी एक कंपनी का रहा है तो 50% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड कंट्रोल किया है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। दोनों में इंडिया है। और इतना ही नहीं, अमेरिका में 1840 और 50 के दशक में जब अमेरिका वर्तमान स्वरूप में आया तो ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट तक एक सड़क बनाई जा रही थी, यानी सैन फ्रांसिस्को लॉस एंजल्स बेड से वॉशिंगटन तक, जिसको लेकर एक बहुत डिस्कशन हुआ, इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है। तो बाकायदा वहां पर उत्तर दिया गया सरकार के द्वारा कि यह इसलिए जरूरी है कि पूर्वी रास्ते से भारत से व्यापार करने का रास्ता अंग्रेजों के कब्जे में है और वो हमें व्यापार नहीं करने देंगे, और इसलिए हमें पश्चिम के रास्ते से भारत से व्यापार करना होगा। तो भारत से जो व्यापार होगा वो पश्चिमी तट पर आकर वो सामान उतरेगा, उसके लिए इन सड़क और रेल मार्ग की जरूरत है, और भारत से व्यापार किए बगैर हमारी उन्नति नहीं हो सकती। इसलिए अमेरिकन हिस्ट्री में उसे कहा जाता पैसेज टू इंडिया। ये हमारा बिल्कुल जिसे कहते हैं कि जिसको आप वर्तमान समय कहते हैं ना कि साहब मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में, और पूर्व में जो इंडोनेशिया है, ये नीजिया वर्ल्ड ग्रीक का है, इसका अर्थ होता है द्वीप, और इंडो का मतलब भारतीय। इतना बड़ा इंपैक्ट दुनिया में किसी देश के पास है नहीं है। तो मेटीरियल वर्ल्ड में भी हमने इतना प्राप्त किया है, और उस मेटीरियल वर्ल्ड के साथ हमारा कनेक्शन कैसे है? देखिए, मेटीरियल वर्ल्ड में बहुत प्राप्त कर लिया है दुनिया में, हांगकांग, ताइवान, सिंगापुर, मकाऊ पावरफुल है, चाइना ने भी बहुत प्राप्त किया है, मगर किया क्या है? मैं ईमान कहता हूं कि चाइना ने आज इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत की है, मिलिट्री ग्रोथ भी की है, अब इंटेलेक्चुअल ग्रोथ भी कर रहा है, मगर कल्चरली अमेरिका की कॉलोनी बन गया है। क्योंकि वहां का यूथ सिर्फ डिस्कोथेक पब में झूमो, एक अच्छी नौकरी पाओ, उसके बाद बर्गर खाओ और उसी में झूमता हुआ रह रहा है। कहां गई वो चाइनीज सभ्यता? वो समाप्त हो गई। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं कि हम जब अपने स्व के साथ उभरेंगे तो दुनिया को एक अलग प्रकार का संदेश देते हुए आएंगे, क्योंकि हम किसी को डोमिनेट करने के लिए नहीं आ रहे हैं, हम पूरे वर्ल्ड को मोटिवेट करने के लिए आ रहे हैं। यह हमारे स्व के तत्व का अधिष्ठान है, और यह जब उभर के सामने आएगा तो उसका मूल कारण जानते हैं क्या? एक पंक्ति में कह के समाप्त करता हूं, सारा का सारा स्रोत कहां से आता है? आप सबको पता होगा कि जब महात्मा गांधी से ह्यूमन राइट्स की बात कही गई तो उन्होंने लिखा था, माई इलिटरेट बट वाइज मदर हैज टोल्ड मी दैट इफ यू वांट टू इंश्योर एवरीबडीज ह्यूमन राइट, इन माई ओपिनियन देयर आर नो फंडामेंटल ह्यूमन राइट, देयर कैन ओनली बी द फंडामेंटल ड्यूटीज। बट वो इलिटरेट बट वाइज मदर ने कैसे बताया? वो सारी ड्यूटीज कहाँ हैं? भगवान राम की कथा देख लीजिए, सबका सबके साथ सिर्फ कर्तव्य है, भाई भाई का कर्तव्य, पिता पुत्र का कर्तव्य, पति पत्नी का कर्तव्य, राजा प्रजा का कर्तव्य, सब जगह सिर्फ कर्तव्य ही कर्तव्य है। और परिवार के अंदर, मैंने तो एक आध बार ये बात टीवी पर भी बोली कि आप किसी धर्म मजहब के मानने वाले हो, अपने घर में क्या चाहते हो? 4 भाई हो, उनमें ऐसा प्रेम हो कि एक दूसरे के साथ वन में जाने को तैयार हो,
तीसरा खड़ाऊ रख के शासन करने को तैयार हो, और आपके एक वचन पर आपके बेटा या बेटी सारी संपत्ति छोड़ने को तैयार हो। यह है राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। या फिर दूसरी परंपरा में एक 4 भाई हैं, शुजा, मुराद, दारा और औरंगजेब, कि एक बाकी 3 को कत्ल कर दे, बुढ़ापे में आपको जेल में डाल दे। और चूंकि यह पितृपक्ष चल रहा है तो यह भी कहना चाहता हूं कि जिस जमाने में शाहजहां को उसने जेल में रखा था तो पानी भी वो कैलकुलेट करके देता था, अनाज और पानी। तो शाहजहां ने कहा तू अनाज मुझे नहीं देता, कम से कम मेरा पानी की क्वांटिटी बढ़ा दे। तो उसने बढ़ाने से मना कर दिया था। तो फारसी में एक कविता लिखी थी, वो फारसी कविता मुझे नहीं याद है, जिसमें इसने लिख के भेजा था कि तू जिंदा बाप को पानी के लिए तरसा रहा है, तुझसे तो कहीं अच्छे हैं काफिर हिंदू जो अपने मरे हुए पूर्वजों को भी पानी देते हैं। तो आप सोचिए कि हमारी सोच सिर्फ वर्तमान में नहीं है, लंबे समय तक पीछे जाती है। और अब ये वर्ल्ड की डिप्लोमेसी कैसे प्रभावित करती है, आज पूरे विश्व में देखिए क्या करना चाहता है यूक्रेन का रशिया, एनेक्सेशन। दूसरा है सबजुगेशन। तीसरा है डोमिनेशन, यानी या तो मिला लो अपने में, या परोक्ष रूप से उस पर शासन करो, या उसको किसी ट्रीटी का हिस्सा बनाकर उसका शोषण करो। ये 3 चीजें हैं। पर ये बताइए, भगवान राम ने जब लंका जीता था तो क्या एनेक्सेशन किया था? नहीं। उन्होंने क्या उसका सबजुगेशन किया, अपना कोई डिप्टी अपॉइंट किया? नहीं। या कोई डोमिनेशन किया, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया? नहीं। धर्म का प्रचार करो, अपने धर्म की स्थापना करो, बस। जो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, स्वधर्मे निधनम श्रेयो पर धर्मो भयावह। तो पूरे वर्ल्ड में क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में हम ही जवाब देंगे कि परिवार के अंदर भाई बहन के बीच की सौहार्द से लेकर विश्व में राष्ट्रों के बीच का सौहार्द सिर्फ हम ही दे सकते हैं। और जिस संस्कृति को आप ये कहकर लांछित करते हैं, उसके अंदर वो सारी चीजें हैं। मगर ये भी कभी कभी एक बिंदु और कह दूं, हमारे अंदर बहुत शक्ति है, पर हनुमान जी की तरह हम अपनी शक्ति भूले हुए हैं। और कुछ कालनेमी ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि शक्ति याद नहीं आनी चाहिए, पर अब धीरे धीरे शक्ति याद आने लगी है। तो हमारी शक्ति क्या थी कि हमने समुंदर के ऊपर सेतु बनाया था, आकाश से गंगा उतारी थी, सोने की लंका थी, मड़ियों का महल था। ये सब हमारे लिए तुच्छ था क्योंकि हम अंदर की यात्रा करते थे। यह शक्ति को मैं अटल जी की एक बड़ी प्रसिद्ध कविता, देखिए, मैं कहूंगा कि मोदी जी ने यह कहा है ना कि अमृत काल में हमें भारत को भवितव्य तक पहुंचाना। भवितव्य कैसे पहुंचेगा? 3 चीजें हैं, शक्ति भी, विद्या भी और करुणा भी। जो करुणा का तत्व जिसका मोहन जी ने कहा। शक्ति क्या है? उनकी प्रसिद्ध कविता हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, आपको याद होगी। तो पहले तो आवश्यकता पड़ने पे क्या है कि मैं शंकर का वह क्रोधानल कर सकता जगती छार छार में, डमरू की प्रलंकर ध्वनि नचता जिसमें भीषण संहार, रणचंडी की अतृप्त प्यास में, दुर्गा का उन्मत्त हास में, यम की प्रलंकर पुकार, जलते मरघट का धुआंधार, फिर अंतरतम की ज्वाला से जगती में आग लगा दूं मैं, यदि धधक उठे विप्लव लेकर जलथल अंबर जड़ चेतन तो कैसा विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। शक्ति तो हमारी यह है कि संपूर्ण विश्व का संहार कर सकते हैं, पर मैं विश्व को देना क्या चाहता हूं? मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमर दान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्म ज्ञान, मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सका ठहर, मेरे स्वर नभ में गहर गहर, सागर के जल में छहर छहर, इस कोने से उस कोने तक कर सकते जगती सौरभ में, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। विजयदशमी के दिन आपने 4 वर्ष पूर्व एक बार इसका उल्लेख किया था कि मैंने छाती का रक्त पिला पाले विदेश के। खैर, मैं अंत में कहता हूं, हम वर्ल्ड को राइज करेंगे तो किस लिए? होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया, कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मोदी जी की जन्मभूमि की धरती पर हैं और मैं कर्म भूमि से आया हुआ हूं, उत्तर प्रदेश से। परंतु अधिक सुखद अनुभूति क्यों होती है? हिंदी में पहला जो खड़ी बोली हिंदी का ग्रंथ लिखा गया वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा लिखा गया सत्यार्थ प्रकाश माना जाता है, जो इसी गुजरात की धरती से थे। हिंदी भारत की भाषा होनी चाहिए, यह विचार प्रतिपादित करने वाले महात्मा गांधी इसी धरती के थे।
लोकमान्य तिलक महाराष्ट्र से थे, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी भी गुजरात से थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी बंगाल से थे, गोपाल स्वामी अयंगर जी तमिलनाडु से थे और विरोध करने वाले एक पंडित जी